तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए लेके आया हूँ मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के कितने टाइप हैं, ये सब टाइप्स के बारे में बात करूँगा, कैसे करना है वो भी बात करूँगा। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, थोड़ी 30 मिनट की होने वाली है, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया है इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वाला पार्ट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। चलते हैं सबसे पहले मॉड्यूल में और देखते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को समझने के लिए मुझे पहले ये समझना पड़ेगा कि सर्च इंजन होता क्या है। सर्च इंजन एक तरह का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है जहां पे हम जाके सर्चेस करते हैं। जैसे मैं google.com खोलता हूं और google.com में जाके मैंने डाला लेटेस्ट मोबाइल या फेसबुक या अमेजॉन, तो जो मैं टाइप करता हूं उसको बोला जाता है कीवर्ड। और जब मैं कीवर्ड को टाइप करता हूं तो उस कीवर्ड से जो भी डाटा गूगल के पास अवेलेबल होता है उस डाटा के वो रिजल्ट्स मुझे दिखा देता है। जो रिजल्ट्स मुझे दिखाई देते हैं उसको हम बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज, SERP शॉर्ट फॉर्म में। तो सर्च इंजन क्या है, एक ऑनलाइन टूल है जहां पे डाटा स्टोर रहता है और जब कोई इंटरनेट यूजर, जब हमारे जैसा कोई यूजर जाके उसमें वो टाइप करता है तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे रहती है वो मेरे सामने आ जाती है, तो उसको सर्च इंजन कहा जाता है। अब सर्च इंजन कितने हैं, कौन से टॉप सर्च इंजन हैं, वो चलते हैं हम अगले मॉड्यूल में देखते हैं। ये वर्ल्ड के टॉप 5 सर्च इंजन हैं जिन उनके यूजेस के अकॉर्डिंग, जैसे उनकी पॉपुलैरिटी है उसके अकॉर्डिंग उनको रैंक किया है। यहाँ पे नंबर 1 पे है गूगल। गूगल का मार्केट शेयर 92.06% है, यानी कि 92% से ज्यादा है मार्केट शेयर गूगल का। वर्ल्ड वाइड जितनी भी सर्चेस होती हैं उनमें 92% सर्चेस गूगल पे होती हैं। बिंग बिंग भी एक सर्च इंजन है जिसका मार्केट शेयर 2.61% है। याहू का नाम आपने काफी लोगों ने सुना होगा, yahoo.com, तो 1.79% मार्केट शेयर है। बैदू एक चाइनीज सर्च इंजन है जिसका चाइनीज मार्केट में करीब 70% मार्केट शेयर है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में वो इतना नहीं चलता, वो सिर्फ चाइना में चलता है, तो ग्लोबल मार्केट में उसका सिर्फ 1.16% शेयर है। येंडेक्स का सिर्फ 0.5% शेयर है ग्लोबल मार्केट में। तो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर गूगल का है, तो गूगल पे ही पढ़ेंगे हम, देखेंगे गूगल के बारे में कि गूगल का सर्च इंजन कैसे वर्क करता है। और गूगल के सर्च इंजन में मैंने ऑप्टिमाइजेशन करनी है अपनी वेबसाइट की। अब ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है वो देखते हैं आगे। ये देखो, ये गूगल का सर्च इंजन है। यहाँ पे ऐसा पेज खुलता है, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, टाइप करने के बाद मेरे सामने रिजल्ट आते हैं। ऐसा ही होता है, ये तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा। तो अब समझते हैं आगे कि होता क्या है ऑप्टिमाइजेशन, और ऑप्टिमाइजेशन के क्या क्या पैरामीटर्स गूगल ने सेटअप किए हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक तरह से प्रोसेस है जहां पे मुझे फ्री ट्रैफिक मिलती है। फ्री बोला जाता है ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल ट्रैफिक, यानी कि उसके लिए मैंने कोई पैसा नहीं दिया होता। गूगल में आके किसी ने सर्च किया तो मैंने अपनी वेबसाइट को इतने अच्छे से, उसके डिटेल्स इतनी अच्छे से मैनेज कर रखी हैं कि सर्च इंजन में सबसे पहले वो वेबसाइट आ जाती है। तो इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या आ जाता है, इसमें वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होता है। ये हम आगे इसी वीडियो में आगे देखेंगे कि ऑप्टिमाइज करना कैसे है। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती क्या है। इसमें हम वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, गूगल के सर्चेस के अकॉर्डिंग बनाते हैं। गूगल ने जो पैरामीटर्स दिए हैं अपनी एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग कि क्या क्या पैरामीटर्स आपके होने चाहिए तभी आपकी वेबसाइट रैंक करेगी गूगल में, तभी गूगल का जो सिस्टम है उसको दिखाएगा कि आपकी भी वेबसाइट है। तो आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट है उसको भी ऑप्टिमाइज करना है, और हमने लिंक बिल्डिंग करनी है। लिंक बिल्डिंग कैसे करनी है, हमने देखना है मेरी वेबसाइट पे कहां से लिंक आ सकता है, मतलब मेरी वेबसाइट पे कहां से लोग विजिट करके आ सकते हैं, उसको बोला जाता है लिंक बिल्डिंग। इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मुझे फ्री ट्रैफिक देता है। मैंने वेबसाइट का कंटेंट को इतना स्मूथ बनाना होता है सर्च इंजन के अकॉर्डिंग, यानी कि गूगल के अकॉर्डिंग बनाना होता है ताकि गूगल का सर्च इंजन ढूंढ पाए मेरी वेबसाइट को। और अगर मेरी वेबसाइट को वो ढूंढ पाएगा तो जिस बारे में मेरी वेबसाइट है उस बारे में अगर कोई गूगल पे सर्च करता है तो मेरी वेबसाइट एक प्रोमिनेंट पोजीशन, यानी कि एक अच्छी पोजीशन पे टॉप 3 टॉप 5 में आ जाएगी। तो गूगल भी यही कहता है, अगर आपकी वेबसाइट टॉप 3 में आती है तभी आपके क्लिक के चांसेस बढ़ेंगे, तभी आपकी वेबसाइट पे कोई विजिट करेगा। अगर आपकी वेबसाइट टॉप 5 से बाहर चली गई है तो बहुत कम चांसेस है, या पेज 2 पे आ रही है तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट पे लोग विजिट करें। चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में, समझते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को और डिटेल में। ये मैंने एग्जांपल देके बताया यहाँ पे।
विदाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और विद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब गूगल अगर मेरी वेबसाइट को ढूंढना चाहेगा, लेकिन अगर मेरी वेबसाइट ऐसे ट्रैफिक में फंसी होगी तो क्या गूगल ढूंढ पाएगा मेरी वेबसाइट को? लेकिन अगर गूगल के लिए मैंने बिल्कुल रास्ता क्लियर कर दिया, जैसा आप दूसरी वाली इमेज में देख रहे हो, वहां पे देखो कितनी स्मूथ रोड है, बिल्कुल खाली रोड है। अगर मेरी वेबसाइट पे आने का रास्ता इतना क्लियर होगा तो गूगल जल्दी से मेरी वेबसाइट पे आ पाएगा, और अगर गूगल मेरी वेबसाइट पे जल्दी से आ पाएगा तभी उसकी सर्चेज में मेरी वेबसाइट ऊपर आएगी। अब ये रोड को हमने क्लियर कैसे करना है, मतलब कि वो सर्च इंजन का अपनी वेबसाइट पे आने का रास्ता क्लियर करना है, उस रास्ता क्लियर करने को ही ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। ये देखो रास्ता क्लियर करना है ऐसे, तो प्रोसेस ऑफ स्मूथनेस ऑफ द वेबसाइट, यानी कि जो वेबसाइट की हमने स्मूथनिंग करनी है उसका कंटेंट, ताकि वो सर्च इंजन में अच्छी यानी बेटर सर्च विजिबिलिटी में आ सके। तो हमने अपनी वेबसाइट और कंटेंट को इतना स्मूथ बनाना है गूगल के अकॉर्डिंग, जो गूगल ने पैरामीटर्स दिए हैं उनके अकॉर्डिंग उसको स्मूथ बनाना है। तो स्मूथनेस को ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए पहले गूगल कैसे काम करता है वो हम समझेंगे। देखो यहाँ पे आपके सामने है, मैंने गूगल का पेज खोला, गूगल का पेज खोल के मैंने वहां पे डाला डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग डालते ही वहां पे रिजल्ट्स आए हैं करीब 261 करोड़ रिजल्ट्स आए हैं करीब आधा सेकंड में। अब गूगल की इतनी तेज स्पीड कैसे है कि गूगल ने आधा सेकंड में 261 करोड़ रिजल्ट मेरे सामने लाके रख दिए, एक सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग वर्ड डालने से। ये गूगल ने कैसे किया, तो यही हमने समझना है। इसको अगर हम समझ जाएंगे तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम एक्सपर्ट बन सकते हैं, और हम अपनी वेबसाइट को इतना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि अगर कोई मेरी वेबसाइट के बारे में जिस पर्टिकुलर निश यानी कि कैटेगरी के बारे में मैंने लिखा है, उस कैटेगरी के बारे में कोई सर्च करे तो मेरी वेबसाइट ऊपर आए। तो हम समझते हैं गूगल की वर्किंग। गूगल की वर्किंग क्या है, जब भी कोई नई वेबसाइट बनती है, नई वेबसाइट क्रिएट होती है, तो गूगल का क्राउलर होता है। क्राउलर को आप एक तरह से छोटा बोट भी बोल सकते हो, जो रोबोट का शॉर्ट फॉर्म होती है। तो क्राउलर होते हैं, गूगल के क्राउलर हर वेबसाइट को स्कैन करते रहते हैं। वो नई वेबसाइट है, पुरानी वेबसाइट है, तो नई वेबसाइट होगी तो सबसे पहले क्राउलर आएगा और क्राउलिंग करेगा। अब क्राउलर क्या करता है, वो आपकी वेबसाइट पे हर चीज स्कैन करेगा, पेज को स्कैन करेगा, इमेज को स्कैन करेगा, हर तरह के डाटा को स्कैन करेगा। गूगल का क्राउलर कुछ भी स्कैन कर सकता है आपकी वेबसाइट पे आके। उसके भी पैरामीटर्स होते हैं कि कैसे आप गूगल क्राउलर को रोक सकते हो या कैसे आप गूगल क्राउलर को बुला सकते हो अपनी वेबसाइट पे। उसके भी कोड्स होते हैं, वो कोड्स हम एडवांस वाले में कवर करेंगे। जब गूगल का बोट आके आपकी वेबसाइट पे क्राउलिंग कर लेता है, यानी कि पूरा डाटा स्कैन कर लेता है, वो डाटा स्कैन होने के बाद अब वो उसकी इंडेक्सिंग करता है। इंडेक्सिंग क्या होती है दोस्तों, हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, बुक के सबसे पहले पेज पे एक इंडेक्स लिखी होती है जिसको टेबल ऑफ कंटेंट भी कहा जाता है। उस इंडेक्सिंग में ये लिखा होता है कि कौन से पेज नंबर पे कौन सा लेसन होगा, कौन सा चैप्टर होगा। चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 5 पे होगा, चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 10 पे होगा, चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 20 पे होगा। तो बुक में ऐसे लिखा होता है। तो वैसे ही गूगल का क्राउलर क्या करता है, जब पूरा डाटा स्कैन कर लेता है, वहां पे जो जो लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग वो उसको इंडेक्स कर लेता है कि ये वेबसाइट हेल्थ के बारे में है, तो वो हेल्थ वाली वेबसाइट की लाइब्रेरी में उसको इंडेक्स कर लेगा, यानी कि अपने पास मैनेज कर लेगा एक लाइब्रेरी की तरह। इंडेक्सिंग के बाद क्या होता है, रिजल्ट। जैसे ही मैंने, मान लो मेरी वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, और मैंने वेबसाइट को इतना ऑप्टिमाइज किया हुआ, इतना अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है, जैसे रिजल्ट में यानी कि गूगल में जाके कोई डिजिटल मार्केटिंग डालता है तो मेरी वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स में आ जाती है, क्योंकि गूगल पहले से डाटा स्कैन करके अपने पास इंडेक्स करके रखता है। इसीलिए वो रिजल्ट पेज में आधे सेकंड, 1 सेकंड के अंदर आपको 200-250 करोड़ रिजल्ट दिखा देता है। आप कोई भी कीवर्ड डालिए गूगल में जाके, आप google.com खोलिए, वहां पे कुछ भी डालिए, आप कोई मोबाइल डालिए, वो आपको कम से कम 100 करोड़ सर्चेज, 10 करोड़ सर्चेज ऐसे दिखाएगा, 1 करोड़ सर्चेज ऐसे दिखाएगा। तो गूगल के पास वो डाटा पहले से रहता है। तो थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं क्राउलिंग और इंडेक्सिंग के बारे में। क्राउलिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि सर्च इंजन के अपने क्राउलर्स होते हैं, जिनको हम छोटे बोट्स बोल सकते हैं। ये आपकी वेबसाइट को स्कैन करते हैं, ये हर चीज स्कैन कर लेते हैं आपकी वेबसाइट पे, जो भी आपने लिखा है, जो भी आपने इमेजेस डाली हुई हैं, जिस भी बारे में लिखा हुआ है, वो डाटा उसने स्कैन कर लिया। उसके बाद इंडेक्स कर लिया। गूगल का बॉट उसने डाटा स्कैन करने के बाद अब उसे पता चल गया ये डाटा किस बारे में है, तो वो उसको एक ऑनलाइन लाइब्रेरी, जहां पे वेबसाइट्स की लाइब्रेरी है, वहां पे इंडेक्स कर लेता है। जैसे हम लाइब्रेरी में जाते हैं ना, लाइब्रेरी में जाके हमें कोई बुक चाहिए होती है, तो हम लाइब्रेरी असिस्टेंट जो होता है उसको बोलते हैं मुझे ये वाली बुक चाहिए, तो वो फट से जाता है, उसे पता होता है कौन से सेक्शन में बुक रखी है, कौन सी शेल्फ पे रखी है, वो वहां से बुक लाता है, उठाता है और हमारे सामने आके रख देता है। उसके बाद रिजल्ट्स। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये 3 स्टेप्स होते हैं जो गूगल ने
गूगल जैसे वर्क करता है। अब गूगल ऐसे वर्क करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है, यानी कि गूगल का जो क्राउलर है वो मेरी वेबसाइट पे आके डाटा अच्छे से स्कैन कर पाए, उसकी अच्छे से इंडेक्सिंग कर पाए और उसके रिजल्ट पेजेस में दिखा पाए। तो अब ये हम करेंगे कैसे, चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में होता है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दोस्तों 3 तरह की होती है। सबसे पहले होती है टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, तीसरा पार्ट होता है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। अब चलते हैं डिटेल में समझते हैं तीनों को। सबसे पहले टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन। अब टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, इसमें हमें वेबसाइट और सर्वर को ऑप्टिमाइज करना होता है ताकि सर्च इंजन का जो स्पाइडर क्राउल है, यानी कि क्राउलर जो है, जो सॉफ्टवेयर उसको स्पाइडर बोलते हैं और जो बोट्स होते हैं उनको क्राउलर बोलते हैं, वो आपकी वेबसाइट पे आ सके और उसको इंडेक्स कर सके मोर इफेक्टिवली, यानी अच्छे से इफेक्ट कर सके। सबसे पहला पार्ट टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन में क्या आता है, आपकी वेबसाइट पे SSL एक्टिवेट होना चाहिए। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि SSL सिक्योर्ड सॉकेट लेयर ये एक्टिवेट होना चाहिए। गूगल ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है अगर आपकी वेबसाइट पे SSL एक्टिवेट नहीं होगा वो उसको अपने सर्च इंजन में प्रेफरेंस नहीं देगा। आप SSL जरूर एक्टिवेट करिए अपनी वेबसाइट पे। उसके बाद आपने इंश्योर करना है कि आपकी वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली हो। मोबाइल फ्रेंडली कैसे होती है, इसका टेस्ट आप google.com खोलिए और वहां पे डालिए मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट, तो गूगल का एक पेज खुलेगा, वहां पे अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देना। स्कैन करने के बाद गूगल आपको बता देगा कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डाटा ये कहता है 70% लोग वेबसाइट पे विजिट करते हैं वो मोबाइल से करते हैं, सिर्फ 30% लोग ही लैपटॉप पे यूज करते हैं वेबसाइट को। तो आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। नंबर 3, स्पीड योर वेबसाइट। स्पीड अप क्यों करना है वेबसाइट को, गूगल ये कहता है अगर आपकी वेबसाइट जल्दी से नहीं खुलती है तो हर 1 सेकंड डिले आपका कन्वर्जन रेट घटा देता है। अब जैसे ही आपकी वेबसाइट मान लो किसी ने खोली, अब वो घूम रहा है, पेज घूम रहा है, तो क्या होता है, हमें इरिटेशन होती है, हम बैक बटन दबाते हैं और बंद कर देते हैं, दूसरी वेबसाइट खोल लेते हैं। तो स्पीड अप करना है मैंने अपनी वेबसाइट को, इतना ऑप्टिमाइज करना है कि मेरी वेबसाइट जल्दी से खुले। अब वेबसाइट का आप टेस्ट कैसे कर सकते हो कि वेबसाइट आपकी स्पीड अप है या वो स्लो खुल रही है, आप गूगल में जाना और डालना गूगल इनसाइट। आप गूगल इनसाइट डालोगे, जैसे ही एक पेज खुलेगा वहां पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देना, आप वहां पे टेस्ट कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट की स्पीड क्या है। वहां पे 3 पैरामीटर्स उन्होंने दिए हैं। नंबर 4, फिक्स डुप्लीकेट कंटेंट इशू। आपकी वेबसाइट पे डुप्लीकेट कंटेंट हो सकता है। डुप्लीकेट कंटेंट ये नहीं कि आपका जो कंटेंट है वो किसी और वेबसाइट पे भी है, वो नहीं। यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि आप लिखते हो ट्रैवल के बारे में, तो ट्रैवल के बारे में अगर आपने मान लो आपने गोवा के बारे में लिखा है तो आपने एक पेज पे सिर्फ गोवा के बारे में लिखना है। उसको ऐसा नहीं है कि वो एक ही पेज आपने वेबसाइट में हर जगह डाल दिया, यानी कि वो एक ही कंटेंट आप बार बार रिपीट करे जा रहे हो पूरी वेबसाइट पे। तो एक ही कंटेंट को आपने बार बार रिपीट नहीं करना है, एक कंटेंट को एक ही पेज पे डालना है। उसके बाद चलते हैं 5 नंबर पे, क्रिएट एन XML साइट मैप। साइट मैप पे पूरा मैप बना होता है वेबसाइट का कि कहाँ पे कौन से लिंक पे क्या होगा। तो इससे साइट मैप से, जैसे मैंने साइट मैप बना लिया और साइट मैप बनाने के बाद मैंने गूगल के पास सबमिट कर दिया, तो गूगल के क्राउलर को और इफिशिएंटली पता रहेगा कि मैंने उसमें वेबसाइट में क्या क्या क्राउल करना है। मैंने फिर से कह रहा हूं कि वो तो बोट है, तो बोट को बताना पड़ेगा ना मैप के द्वारा। XML साइट मैप आपने क्रिएट करना है और गूगल के पास सबमिट करना है। कैसे सबमिट करना है वो भी हम बात करेंगे। नंबर 6, आपने AMP इनेबल करना है अपनी वेबसाइट पे। AMP क्या है, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। AMP में क्या होता है, अगर आप मान लो आपका विजिटर किसी ऐसी जगह से वेबसाइट पे विजिट करता है जहां पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत स्लो है, 2G से जमाने की भी पहले की है, अब क्या होगा, वहां पे गूगल उसको ऑप्टिमाइज करेगा और AMP पेज आपकी वेबसाइट का AMP पेज वर्जन दिखा देगा। यानी कि AMP में क्या होगा, सिर्फ आपकी वेबसाइट पे बहुत कम कंटेंट होगा, जो मेन कंटेंट है वो दिखाएगा, इमेजेस वगैरह हाइड कर देगा, सिर्फ टेक्स्ट दिखा देगा। तो उससे क्या होगा, आप जो इंफॉर्मेशन उसको चाहिए थी वो फट से उसके सामने खुल जाएगी। यानी कि टेक्स्ट जल्दी खुलता है इमेजेस के कंपैरिजन में, तो आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। तो वो जो मैं बात कर रहा था स्पीड अप करने की वेबसाइट की, तो वहां पे कस्टमर का वापिस भाग जाना काफी पॉसिबिलिटी है कि कम हो जाएगा। कस्टमर के सामने अगर टेक्स्ट खुल जाएगा तो कस्टमर उसको पढ़ना शुरू कर देगा। जैसे ही कनेक्टिविटी ठीक होगी वो अपने आप ही फुल पेज खोल देगा। तो AMP आपको इनेबल करना है। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर्ड डाटा मार्कअप करना है आपकी वेबसाइट का। इस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे करना है। नंबर 8 पे है, रजिस्टर योर वेबसाइट विद द गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल क्या है, जहां पे हमें साइट मैप सबमिट करना है। गूगल सर्च कंसोल पे सबमिट करने के बाद ही जल्दी से गूगल का क्राउलर आएगा, मेरी वेबसाइट को स्कैन करेगा और इंडेक्स कर लेगा सक्सेसफुली। तो गूगल सर्च कंसोल पे सबसे पहले काम मैंने ये करना है, वेबसाइट बनने के बाद मैंने गूगल सर्च कंसोल गूगल में डालना है, एक वेबसाइट खुलेगी, लॉगिन करना है
अपनी वेबसाइट वहां पे अटैच कर देनी है। अटैच करने के बाद अपनी साइट का मैप सबमिट कर देना है। तो उसके बाद आपकी वेबसाइट को गूगल का क्राउलर जल्दी से स्कैन कर लेगा और आपके पास 1-2 दिन में उसके पूरे रिजल्ट आ जाएंगे कि गूगल ने क्राउल कर लिया है, उसको कितने पेजेस में एरर मिला है। एरर मिला तो वो आपको दिखाई दे देगा कि एरर है। अगर वो ग्रीन में दिखाई देगा तो आपको दिखा देगा कि इतने पेजेस क्राउल हो चुके हैं और इतने पेजेस इंडेक्स कर लिए। तो इंडेक्सिंग हो गई, आपका काम खत्म हो गया। अब हमने आगे चलते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में, अगले मॉड्यूल में। अब ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो कंटेंट होता है वो तो मैंने टेक्निकल वाला पार्ट कर दिया पूरा। अब वो टेक्निकली चीजें खत्म होने के बाद अब मैंने कंटेंट जो डालना है उस कंटेंट को कैसे डालना है, क्या क्या प्रैक्टिस फॉलो करनी है, ये सिर्फ मैंने अपनी वेबसाइट पे करना है। यानी ऑन पेज का मतलब सिर्फ मेरी वेबसाइट, अपनी वेबसाइट के पेजेस पे करना है मुझे। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, जो भी मैं आर्टिकल लिख रहा हूं, जैसे मान लो मैंने अपनी वेबसाइट के लिए कोई आर्टिकल लिखा, आप कोई भी वेबसाइट खोल लीजिए, उस पे ब्लॉग में जाइए, वहां पे आर्टिकल लिखा होगा। तो आपने एक पेज पे सिर्फ एक ही कीवर्ड यूज करना है, एक ही कीवर्ड यूज करना है। मान लो आप लिख रहे हो शूज के बारे में कि टॉप 10 शूज, तो आपने शूज ही कवर करने हैं एक पेज के ऊपर। उसके बाद फॉलो बेस्ट प्रैक्टिस यूआरएल। यूआरएल की बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, जो यूआरएल है वो आपका क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, जैसे आपकी वेबसाइट का डोमेन है। उसके बाद बेस्ट शूज, टॉप 10 शूज, ऐसे क्लियर होना चाहिए। उसमें बीच में कहीं परसेंटेज का साइन, कहीं बहुत सारे बैक स्लैश या डेट, ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। बड़ा सिंपल एंड क्लियर होना चाहिए। अगर आपने लिखा है शूज के बारे में तो बेस्ट शूज ऐसे हो। अगर आपने लिखा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपने लिखा है हेल्थ के बारे में, आपने लिखा है हार्ट की हेल्थ के बारे में, तो बेस्ट सोल्यूशन फॉर हार्ट हेल्थ। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस यूआरएल की होती है। इसको कैसे करेंगे ये प्रैक्टिकली भी बताऊंगा मैं। अगर ये वीडियो लंबी होगी तो अगली वीडियो में बता दूंगा। तीसरे नंबर पे मैंने टाइटल टैग्स लिखने हैं। ये मैं एक इमेज इसी वीडियो में दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि टाइटल टैग क्या होते हैं, हेडिंग टैग क्या होते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है। मैं यहाँ पे सिर्फ उसकी हेडलाइन बता दे रहा हूँ, उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि टाइटल टैग क्या होते हैं, हेडिंग टैग क्या होते हैं। तो मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है मैंने। मेटा डिस्क्रिप्शन एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन होती है जो गूगल के सर्च इंजन में दिखाई देती है। ऑल्ट टेक्स्ट फॉर इमेजेस। अब ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है इमेजेस के लिए, जब भी कोई हम अपने पेज पे इमेज डालते हैं, अपनी वेबसाइट के पेज पे कोई भी इमेज डालते हैं, अब गूगल का क्राउलर इमेज को कैसे पढ़ेगा। अब इमेज में तो कुछ नहीं होता। अब मान लो इमेज है, इमेज के ऊपर कुछ नहीं लिखा, उसके अंदर सिर्फ फोटो है। कई बार ऐसा होता है इमेज के ऊपर कुछ लिखा होता है लेकिन हमने इमेज के ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो गूगल के क्राउलर को कैसे पता चलेगा कि इमेज किस बारे में है। तो ऑल्ट टेक्स्ट होता है जो हम इमेज के नीचे डाल देते हैं। ऑल्ट टेक्स्ट से गूगल के क्राउलर को ये पता चलता है कि इमेज किस बारे में है। मान लो इमेज में एक घर है, बहुत अच्छा सा घर है, तो मैंने उसमें अपने ऑल्ट टेक्स्ट में डाला ब्यूटीफुल होम, जो उसका मान लो रेड कलर है, ब्यूटीफुल होम विद रेड कलर। तो अब गूगल का क्राउलर जब उसको सर्च करेगा वो उसको इमेज के बारे में पता चल जाएगा कि ये इमेज के अंदर एक ब्यूटीफुल घर है और रेड कलर का है। तो ऑल्ट टेक्स्ट डालना है मैंने अपनी इमेजेस में। नंबर 7, ऐड इंटरनल लिंक्स। अब इंटरनल लिंक्स क्या है, और उसके बाद मैंने लिखा है ऐड आउटबाउंड लिंक्स। अब आउटबाउंड लिंक्स क्यों डालने हैं, इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं। मान लो मैंने अपनी वेबसाइट पे लिखा है डॉग के बारे में, मैंने डॉग के बारे में लिख दिया अपनी वेबसाइट पे, और मैंने वेबसाइट के दूसरे पेज पे कैट के बारे में भी लिखा है। अब डॉग और कैट को मैं कैसे रिलेट करूंगा, यहाँ पे जब मैंने डॉग के बारे में पूरा लिखा होगा, मैंने अपने आर्टिकल को इस तरह लिखना है कि डॉग और कैट का एक छोटा सा रिलेशन वहां पे आ जाए, चाहे वो 2 लाइनें ही मैं लिखूं चाहे 3 लाइनें लिखूं। अब जब कैट का, वहां पे मैंने कैट के पेज के लिए एक लिंक डाल दिया, इंटरनल लिंक। वो लिंक दिखाई नहीं देगा, उसको बैक लिंक बोलते हैं। वो कैसे डालना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इंटरनल लिंक डाल दिया यानी कि मेरी वेबसाइट एक पेज से दूसरे पेज पे कनेक्ट हो गई इंटरनली। तो जब गूगल का क्राउलर मेरा डॉग वाला पेज स्कैन करेगा तो उसे दिखेगा हाँ यहाँ से एक लिंक जाता है कहाँ पे, कैट वाले पे, तो वो कैट वाला पेज भी स्कैन कर लेगा। तो उसको बोलते हैं इंटरनल लिंक, यानी कि मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर के ही लिंक एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने में आपको लॉजिक यूज करना है कि जहां पे आप लिंक वो डाल रहे हो दूसरे पेज के लिए, वो लॉजिक बने, वो मतलब हो उसका। ऐसा नहीं कि आपने उठा के कहीं भी डाल दिया लिंक को, तो वो इंटरनल लिंक होता है। अब आउटबाउंड लिंक क्यों देना होता है, मैंने आउटबाउंड लिंक इसलिए देना होता है, मान लो मैंने कोई इंफॉर्मेशन ऐसी लिखी है जिसको ऑथेंटिसिटी की जरूरत है, यानी कि मैं कहता हूं कि गूगल का वो 80% से ज्यादा लोग गूगल यूज करते हैं। अब उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है ये तो मैं कह रहा हूं, लेकिन आउटबाउंड लिंक में ऐसा लिंक दे सकता हूं जो उसको सर्टिफाइड करता है। मैंने हेल्थ के बारे में कोई ब्लॉग लिखा, मैंने
मान लो मैंने हार्ट डिजीज के बारे में कुछ लिखा है, कोई आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल में मैंने आउटबाउंड लिंक दिया एक ऐसी वेबसाइट का जो रिप्यूटेड वेबसाइट है, जो वेबसाइट काफी लोग जानते हैं और उस वेबसाइट पे अच्छा लिखा होता है और सच लिखा होता है, कोई भी झूठ नहीं लिखा होता। तो गूगल का क्राउलर जब मेरी वेबसाइट का पेज स्कैन करेगा तो वो देखेगा कि इसने हार्ट की डिजीज के बारे में कुछ लिखा है, लेकिन जो इसने लिखा है उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है वो देख लेगा कि इसने लिंक दिया है एक रिप्यूटेड वेबसाइट का, यानी कि ये इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है। तो आउटबाउंड लिंक मैंने इसलिए डालना होता है। नंबर 9 पे हम चलेंगे, लॉन्गर कंटेंट, यानी कि आप जो आर्टिकल डाल रहे हो अपनी वेबसाइट पे उसको 300 से 1000 पेजेस 300 से 1000 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। यानी 300 से कम होगा तो बहुत छोटा हो जाएगा। अगर मान लो कोई बंदा आके किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में पढ़ना चाह रहा है तो उसकी आपने इतनी इंफॉर्मेशन देनी है कि उसको लगे हाँ ये आर्टिकल मैंने पढ़ा तो मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। उसको ऐसा ना लगे ये आर्टिकल आधा अधूरा है, इसमें आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। 1000 से बड़ा नहीं करना है, मैक्सिमम आप 1500 वर्ड तक जा सकते हो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस 300 से 1000 वर्ड के बीच में ही रहती है। 1500 तक आप जा सकते हो, इससे लंबा नहीं करना। अगर इससे लंबा होगा तो आर्टिकल बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसको विजिटर आएगा, पढ़ेगा, थोड़ी देर में बोर हो जाएगा, बंद करके चला जाएगा। तो आर्टिकल 300 से 1000 वर्ड की बेस्ट प्रैक्टिस है। रिड्यूस बाउंस रेट। बाउंस रेट कैसे रिड्यूस करना है? अब बाउंस रेट होता क्या है? जैसे भी मेरी वेबसाइट पे कोई विजिटर आता है और वो बिना कुछ टाइम स्पेंड किए, बिना कुछ पढ़े बंद करके चला जाता है मेरी वेबसाइट का पेज, उसको बोला जाता है बाउंस रेट। अब ये बाउंस रेट काउंट कैसे होता है? बाउंस रेट काउंट होता है, ये गूगल अपने आप उसको ट्रैक करता है। बाउंस रेट मैं गूगल एनालिटिक्स में जाके देख सकता हूं कि मेरी वेबसाइट पे 100 लोग आए, 100 में से 50 लोगों ने कुछ नहीं देखा, उन्होंने 2 सेकंड 3 सेकंड देखा और बंद कर दिया। तो दैट इज बाउंस रेट। तो बाउंस रेट क्यों होता है? बाउंस रेट इसलिए होता है, अगर मान लो मैंने सबसे पहले नंबर पे बात करी थी कीवर्ड के बारे में, टाइटल टैग और हेडिंग टैग के बारे में, और अब आपने कीवर्ड में कुछ और लिखा है, हेडिंग में कुछ और है। जैसे होता है ना, देखते होंगे इंटरनेट पे टाइटल कुछ, उसका टाइटल कुछ और होता है, हेडलाइन कुछ और होती है, नीचे कंटेंट कुछ और लिखा होता है। तो अब बंदा जो ढूंढने आया है वो तो उसको मिलेगा नहीं वहां पे, वो तो आया था हेडिंग देख के। ज्यादातर हम लोग जो हेडलाइन देख के ही न्यूज पढ़ते हैं या कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं, सबसे पहले हम हेडलाइन पढ़ते हैं, हेडलाइन पढ़ने के बाद हम बाकी उसका कंटेंट पढ़ते हैं। तो अगर मैंने हेडलाइन कुछ और मिली और मुझे कंटेंट कुछ और मिला तो मैं वेबसाइट को वहीं बंद करके चला जाऊंगा। आपने जो कीवर्ड है वही टाइटल टैग होगा, वही हेडिंग टैग होगा, वही कंटेंट में लिखा होगा, तो वो तीनों चारों चीजें आपस में मैच करनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं करेंगी तो बाउंस रेट आपका बढ़ जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में, देखते हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, इसमें हमने अपनी वेबसाइट के साथ कुछ नहीं करना होता। इसमें हमने क्या करना होता है, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स लेने होते हैं। बैकलिंक्स लेने होते हैं रिप्यूटेड वेबसाइट से, ऑथेंटिक वेबसाइट से, जो बड़ी वेबसाइट है। मैं बार बार कह रहा हूं, मान लो मैं ट्रेवल के बारे में लिखता हूं तो ट्रेवल की कुछ बड़ी वेबसाइट्स होंगी। आप कोई भी वेबसाइट खोलो, आज ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लो आप मेक माई ट्रिप खोलो, आपने मेक माई ट्रिप खोला, आपने देखा वो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ वो पैकेजेस ही सेल कर रहे होंगे। आप उनके एक पोस्ट में जाके देखो, ब्लॉग पोस्ट में जाके, वहां पे हर डेस्टिनेशन के बारे में एक 300 से 1000 वर्ड का एक आर्टिकल लिखा होगा कि गोवा जाना है तो गोवा में क्या क्या बेस्ट चीजें हैं, गोवा में क्या क्या कर सकते हो। वो क्यों लिखा होता है? हर जगह के बारे में लिखा होगा। वो इसलिए लिखा होता है ताकि कोई जब जाने का प्लान बना रहा है तो वो देख पाए कि वहां पे क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, क्या क्या मैं कर सकता हूँ, क्या क्या फन एक्टिविटीज हो सकती हैं। तो वो आर्टिकल्स लिखे होते हैं। उन आर्टिकल से, मान लो मैं ट्रेवल के बारे में लिखता हूँ और मेक माई ट्रिप से मैंने बैकलिंक ले लिया एक आर्टिकल लिख के अपनी वेबसाइट का। मेक माई ट्रिप पे आपको पता है मेक माई ट्रिप कितनी ब्रांडिंग करता है, मेक माई ट्रिप पे कितनी ट्रैफिक होगी, महीने के लगभग करोड़ों लोग वेबसाइट विजिट करते हैं। और अगर आपने अच्छा आर्टिकल लिख दिया उस डेस्टिनेशन के बारे में जिसपे काफी लोग सर्चेस करते हैं गूगल में, तो कीवर्ड रिसर्च यहाँ पे आएगी। कीवर्ड रिसर्च करनी है, उसी पे आर्टिकल लिखना है जिसपे सबसे ज्यादा सर्चेस हैं। अब मेक माई ट्रिप पे जब वो कोई आर्टिकल पढ़ेगा तो वहां से मेरी वेबसाइट पे भी आएगा। गूगल के क्राउलर को भी पता चलेगा कि मेक माई ट्रिप कह रहा है कि ये वेबसाइट अच्छी है। यहाँ पे रेफरेंस आ गया, यानी कि एक ऐसी वेबसाइट का रेफरेंस आ गया, ऐसे रिप्यूटेड सोर्स का रेफरेंस आ गया जो कह रहा है ये वेबसाइट अच्छी है। सिर्फ मेक माई ट्रिप कह रही है कि ये वेबसाइट अच्छी है। अब ऐसे ही करके यात्रा.com भी कहने लगे, ऐसे ही करके बहुत सारी वेबसाइट होंगी ट्रेवल की। तो त्रिवागो भी है और ओयो भी है। ओयो भी एक तरह से ट्रेवल की है। आप ट्रेवल करते हो तभी तो आप होटल बुक करते हो। अपनी सिटी में बहुत कम लोग जाके होटल बुक करते हैं। तो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में मैंने रिप्यूटेड वेबसाइट से बैकलिंक लेने होते हैं, वो बैकलिंक जो रिलेट करते हैं मेरी वेबसाइट से। अभी बैकलिंक कैसे लेने हैं? कोई रिप्यूटेड वेबसाइट मेरी वेबसाइट का लिंक क्यों देगी, ये भी बात है। तो ये भी हम आगे देखेंगे कि कैसे लेने हैं बैकलिंक। तो बैकलिंक होते कितने तरह के? बैकलिंक एक डू फॉलो होता है, एक नो फॉलो होता है। डू फॉलो जैसे उसके नाम में लिखा है डू फॉलो, और उसके नंबर 2 पे उसके नाम में लिखे नो फॉलो। तो डू फॉलो में फॉलो करना है, नो फॉलो में फॉलो नहीं करना है। तो मैंने डू फॉलो लिंक लेने हैं, यानी कि
अगर मान लो मैंने मेक माई ट्रिप से लिंक लिया है, तो मेक माई ट्रिप से मेरी वेबसाइट पे डू फॉलो लिंक होना चाहिए। वहां पे टैग में जब लिंक हम डालेंगे तो उसमें लिखा होता है डू फॉलो। तो डू फॉलो लिंक ही मुझे सर्च इंजन की रैंकिंग में हेल्प करता है। जितने ज्यादा बैकलिंक मेरे पास होंगे उतनी ज्यादा मेरी सर्च रैंकिंग बढ़ेगी, यानी कि मैं टॉप पे आने के चांसेस ज्यादा हैं। अब बैकलिंक एक तरह से रेफरेंस की तरह होता है, एक वोट की तरह होता है। हमारे देश में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में क्या होता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलती है वो इलेक्शन में जीत जाता है। तो जितने ज्यादा वेबसाइट्स पे आपका बैकलिंक होगा, आपकी वेबसाइट को रेफर कर रहे होंगे, सर्च इंजन को लगेगा हाँ ये वेबसाइट भी कह रही है कि ये वाली वेबसाइट अच्छी है, वो वाली टॉप वेबसाइट भी कह रही है अच्छी है, ये 10 वेबसाइट कह रही है कि ये वाली वेबसाइट अच्छी है, तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग अपने आप बढ़ जाएगी। और गूगल सिर्फ डू फॉलो लिंक को काउंट करता है अपनी एल्गोरिदम में। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू गूगल, नो फॉलो लिंक डोंट पास एनी पेज रैंक, यानी अगर आपने वेबसाइट से नो फॉलो लिंक लिया है तो उसका कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला आपको उसका, क्योंकि गूगल का क्राउलर जब जाएगा वहां पे नो फॉलो का टैग देखेगा, वो उस वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पे आएगा ही नहीं, तो गूगल को पता ही नहीं चलेगा ये लिंक है क्या। तो डू फॉलो लिंक लेना है मैंने। चलो देखते हैं अगले मॉड्यूल में ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में बैकलिंक काम कैसे करते हैं। एक तो वो ऑथेंटिसिटी हो जाती है इंफॉर्मेशन की, कि जो आप लिख रहे हो, जो भी आपने फैक्ट्स दिए हैं वो ट्रू है, मतलब आप कह रहे हो कि ट्रू है, लेकिन उसका रेफरेंस क्या है। तो जैसे मान लो आज तक की कोई न्यूज है, सेम न्यूज आपकी वेबसाइट ने भी पब्लिश की है, लेकिन आज तक ऑथेंटिकेट कर रहा है कि ये वाली जो न्यूज है वो ट्रू है। तो आज तक पे जितनी भी ट्रैफिक होगी उस पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़ रही होगी, तो आपकी वेबसाइट को भी रैंक कराएगी। उसको बोला जाता है लिंक जूस, यानी कि जितनी ज्यादा वेबसाइट से आपने बैकलिंक लिया हुआ है उतनी ज्यादा आपकी हायर रैंकिंग होगी, उतनी ज्यादा आपको लिंक जूस मिलेगा, यानी कि उतने ज्यादा लोग, उतनी ज्यादा वेबसाइट कह रही है कि आपकी वेबसाइट अच्छी है, आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो अच्छा है। तो गूगल को तो ऐसे ही पता चलेगा, गूगल ने जो क्राउल किया उसने देखा आपकी वेबसाइट अच्छी है, क्योंकि गूगल का क्राउलर बार बार क्राउल करता रहता है। जिस भी वेबसाइट पे आपका बैकलिंक डला होगा वहां पे क्राउल करेगा, देखेगा आपकी वेबसाइट का लिंक है, आपकी वेबसाइट को अपने आप ही रैंक करने लग जाएगा। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 4 मिलियन बैकलिंक यानी 40 लाख बैकलिंक्स, वो चाहे उन्होंने 1 साल में की हूं, चाहे 2 साल में की हूं, चाहे 4 साल में की हूं। लेकिन अगर आप सोचो आपकी वेबसाइट पे अगर 4 मिलियन बैकलिंक होंगे तो आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक तो मिलियंस में चली जाएगी, पॉपुलर हो जाएगी आपकी वेबसाइट। आपकी वेबसाइट के सेगमेंट का अगर कोई गूगल में सर्च करेगा आपकी वेबसाइट टॉप पे आएगी। लेकिन ये काम एक दिन में नहीं हो सकता, इससे हमेशा टाइम लगता है। गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्राउल करके इंडेक्स करने में हमेशा टाइम लगाता है, ये एक दिन में नहीं होता, ये 3 महीने 6 महीने की प्रोसेस होती है, ये रिजल्ट्स आने में 3 से 6 महीने लग जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में, देखते हैं बैकलिंक स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। सारे बैकलिंक बराबर नहीं होते, आपका गोल होना चाहिए आपको क्वालिटी डू फॉलो बैकलिंक सर्च करने हैं, मतलब लेने हैं, और हाई रैंकिंग पेजेस से आपके निश में, आपके निश मतलब यानी कि कैटेगरी, एक तरह से कह सकते हैं निश को, आपकी कैटेगरी की, जिस कैटेगरी के बारे में आप लिखते हो, जैसे मैंने कहा आप ट्रैवल के बारे में लिखते हो, आप बाइक्स के बारे में लिखते हो, आप कार के बारे में लिखते हो, आप मेडिकल के बारे में लिखते हो, जो भी आपका निश है, उस निश की हायर रैंकिंग पेजेस आपने ऐसे गूगल में डालोगे ना, जैसे मान लो ट्रैवल के बारे में, तो आप डालना टॉप 10 ट्रैवल वेबसाइट इन दी वर्ल्ड, आपके पास 10-15 वेबसाइट्स खुल के आ जाएंगी। आप उनके पास, उनको हमने अप्रोच करना अपनी बैकलिंक लेने के लिए। दूसरा पार्ट, एनालाइज योर कंपटीटर्स स्ट्रेटजी। अब अपने कंपटीटर की स्ट्रेटजी हमने क्यों एनालाइज करनी है। हमारा जो कंपटीटर है, आपके निश में आपने ढूंढना है कि आपका कंपटीटर कौन है। अब उसके आपने बैकलिंक देखने, रैंकिंग देखनी है और ट्रैफिक देखनी है कि उसको बैकलिंक कौन कौन सी वेबसाइट से मिले हुए हैं। ये चेक करने के लिए आप यूज कर सकते हो Href, Majestic SEO और सिमिलर वेब। इनमें फ्री टूल भी है, पेड टूल भी हैं। आप अपने कंपटीटर की मार्केटिंग स्ट्रेटजी कॉपी कर सकते हो, रिप्लिकेट कर सकते हो। आप देख सकते हो जिस वेबसाइट से उसने लिंक लिया है, हो सकता है वो वेबसाइट आपको भी लिंक दे दे, हो सकता है वो पेड लिंक हो सकता है वो फ्री लिंक हो। आपने सिर्फ अप्रोच करना है। अप्रोच कैसे करना है, आपने जो वेबसाइट ढूंढी उसको मैक्सिमाइज करने के लिए आपने उन सोर्सेज को, यानी कि आपने 10 वेबसाइट देखा मेरे कंपटीटर का, इन 10 टॉप 10 वेबसाइट से लिंक मिला हुआ है, उन टॉप 10 वेबसाइट को मैंने अप्रोच करना है और उनको मेल डालनी है कि आपने ये वेबसाइट को लिंक दिया हुआ है। सेम वेबसाइट, मेरी भी वेबसाइट इस बारे में लिखती है, इस बारे में आर्टिकल लिखते हैं, ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो। लेकिन आप ये समझना, इसमें जो रिस्पॉन्स रेट रहता है वो सिर्फ 5% रहता है, और यही बेस्ट स्ट्रेटजी है प्रैक्टिस। अगर आपने 25, 30, 50 वेबसाइट का ऐसा बना लिया जिनके पास आप रेगुलर लिंक दे सकते हो, तो आप अपनी वेबसाइट को
काफी अच्छी रैंकिंग दे सकते हो। चौथा नंबर पे आपने कंटेंट ऐसा क्रिएट करना है जो लिंक जनरेट करे। यहाँ पे एक बोनस टिप है, आपने हाई डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट को ही टारगेट करना है जो अच्छी वेबसाइट हो, ठीक है। तो आपने हाई डोमेन अथॉरिटी यानी कि जिनकी हाई रिप्यूटेड वेबसाइट्स हैं, हाई ट्रैफिक है उन वेबसाइट्स पे, तो उन्हीं वेबसाइट से मैंने लिंक लेना है और उस लिंक से अपनी सर्च रिजल्ट को बढ़ाना है। ये कैसे लिया जा सकता है? आप गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हो, स्लाइड शेयर पे अपना डिटेल डाल सकते हो, आप यूडेमी पे, क्योरा पे एंड मैनी मोर, बहुत सारी वेबसाइट हैं। गूगल में जाके सर्च करो, आप गूगल में जाके सर्च करो गेस्ट पोस्टिंग फॉर जो भी आपका निश है, आप डालो गेस्ट पोस्टिंग फॉर ट्रेवल वेबसाइट्स, तो आपके सामने 50 वेबसाइट आ जाएंगी जो गेस्ट पोस्ट ढूंढ रही होंगी। आपने एक आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल अगर आप नहीं लिख सकते हो, आप एक कंटेंट राइटर से लिखवा लो आर्टिकल और उनको सबमिट कर दो। हो सकता है पहली बार में आपका वो बिल्कुल सही ना हो, 3-4 बार में हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको 4-5 बार में वो बिल्कुल हो जाएगा और आपकी गेस्ट पोस्ट जैसी ही उस वेबसाइट पे होगी, आपको वहां से बैकलिंक मिल जाएगा। बैकलिंक जैसे ही मिलेगा, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ने लगेगी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में यही फैक्टर्स हैं जो सर्च इंजन को बताते हैं कि मेरी वेबसाइट अच्छी है और वेबसाइट अच्छी होगी, क्योंकि गूगल का काम है लोगों को साफ सुथरी और अच्छी इंफॉर्मेशन देना। गूगल का काम यही है, गूगल में मैंने सर्च किया, मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई, यही तो गूगल का बिजनेस है। तो अगर आपकी वेबसाइट पे अच्छा सा कंटेंट लिखा होगा और बहुत सारी वेबसाइट उसको रेफर कर रही होंगी, हाँ ये कंटेंट अच्छा है, तो गूगल का क्राउलर आपको इंडेक्स करेगा और आपको वेबसाइट के रिजल्ट पेजेस में यानी कि अच्छी जगह आपको दिखाएगा, यानी कि टॉप 3 टॉप 5 में आपको दिखाएगा। और ये काम एक दिन में नहीं होगा, इसको 3 महीने 6 महीने 1 साल भी लग सकता है, लेकिन ये लॉन्गर बिजनेस स्ट्रेटजी है जिसमें आप करके अपनी वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। तो दोस्तों ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्निकल और ऑन पेज और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का हम डेमो करके देखेंगे कि कैसे करना है। मैं आपको लिंक्स ऑलरेडी दे चुका हूं कि कौन कौन से टूल हैं, तो मैं और टूल को आपको यूज करके भी बताऊंगा कि टूल आपने कैसे यूज करने। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है, मिलते हैं अगले सेक्शन में।